सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, आप लोगों को सुनकर ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगेगी बात। देखिए, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना, और वीडियो बनाते हुए मुझे लगता है मैंने वो वीडियो जो है मतलब काफ़ी मेहनत से बनाई है, तो फिर उसके बाद में जब आप लोग उसको बोलते हैं कि सर हाँ वाकई में वीडियो अच्छी बनी है, तो उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। एक तो ये कि मैंने अच्छी बनाई है, मैं अपने आप फील कर रहा हूँ हाँ मैंने अच्छी बनाई है। पर एक जब आप लोग एक काम को कोई और अप्रिशिएट कर देता है ना, तो उससे एक अलग ही लेवल पर हम लोग को अंदर से एनर्जी फील होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, कई बार बोला था कि छोटे छोटे बच्चे अगर कोई काम करते हैं तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहना चाहिए हम लोग को। जैसे कि बोला गया कि यू फील यू हैव डन समथिंग वेल, बट ओनर कम व्हेन अदर्स फील यू हैव समथिंग डन वेल। यानी कि एक तरीके से जब दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करें कि हाँ वास्तव में ही आप लोगों ने कुछ अच्छा किया है, तो तब जाकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ रियलिटी में आप लोगों ने काफी अच्छा किया है। ये बात मैंने क्यों बोली? ये बात मैंने ये बोली कि ये जो वीडियो है अभी मैंने अपलोड की थी कि डिसिप्लिन की पावर क्या है जिंदगी में। हर एक इंसान को डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये वीडियो जब मैंने अपलोड की तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार काफ़ी मेहनत किया गया इस वीडियो के ऊपर। पर लेकिन एक बच्चे ने बोला कि सर ये वीडियो अपलोड किया आपको जो है मतलब एक तरीके से 2-3 घंटे हो गए, और ये वीडियो जो है मैं 2-3 घंटे में कम से कम 10-12 बार देख चुका हूँ। मतलब मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि मैं उसको 10-12 बार देख चुका हूँ। तो उसका जो मेल पढ़ा मैंने, तो वो मेल पढ़ने के बाद में जो मुझे खुशी हुई, मुझे लगा कि हाँ वास्तव में यार जितनी मेहनत की गई है वो रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है इस वीडियो के ऊपर। मतलब मैंने बनाया था कि हाँ आप लोग जो है डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को लेकर चलो, और डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो वो चीज जब मुझे उसके मेल को देखकर मुझे जो फीलिंग आई, वो फीलिंग एक अलग लेवल की थी। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग बताते हो सर हाँ ये चीजें ऐसे हैं, तो वो एक अच्छी सी एक भीनी भीनी सी खुशबू, एक भीनी भीनी सी खुशी देती है, जिसके बेस पर काम करने का और मन करता है। आप लोग जब आंसर देते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बोलता हूँ वाह यार कितने अच्छे आंसर दे रखे हैं, तो मैं आप लोगों के आंसर इंक्लूड करता हूँ। और ये जो कोटेशन है ना, ये भी आप लोगों के द्वारा ही जो कमेंट बॉक्स में पोस्ट की जाती है, वहीं से ही मैं कई बार डायरेक्ट ये कोटेशन उठाता हूँ। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, मैं आप लोगों की कोटेशन को हर्ट देता हूँ जो मुझे काफी सारी अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो हम लोग को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट भी करती हैं, और अच्छा भी लगता है इस तरीके से कि हाँ यार मतलब काम जो किया जा रहा है उसको आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। अप्रिशिएट करने के जैसे तरीके आप लोग देखते हो, जैसे कमेंट करके बता दिया, लाइक या फिर डिसलाइक करके बता दिया, तो ये तरीके होते हैं। तो जैसे आप लोग घर में काम करते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं वाह बेटा अच्छे नंबर आए, वाह बेटा अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, आप लोग अपना वेट कम करते हो तो सामने वाला बोल देता है वाह यार लग रहा है कि वेट कम कर लिया, तो अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ दिख रहा है लोगों की हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो वो वाली जो चीज होती है ना, वो हमेशा काम आप लोगों को मोटिवेट करते रहती है। आप लोग हमेशा अप्रिशिएट अगर आप लोग कोई करता रहे, तो अगर घर में अगर मम्मी पापा आप लोग अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें, तो बच्चे जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। नॉर्मली मम्मी पापा वो भी इतने बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं निकल पाता है, और कई बार जो है कई सारे मम्मी पापा जो है थोड़े से चिड़चिड़े भी होते हैं, वो अपनी जिंदगी में मतलब एक तरीके से रहते हैं, तो उस तरीके से। पर लेकिन हर एक माँ बाप ये चाहता है कि बच्चे जो है वो सही पोजीशन पर जाएं, तो वो एक अलग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अप्रिशिएशन बहुत बड़ी चीज होती है यार, वो बताना चाह रहा हूँ। तो मैं बोला जिससे बोला ना इसने कि सर 2-3 घंटे के अंदर ही सर ये वीडियो मैंने इतनी बार देख डाली, तो वो वास्तव में मुझे अंदर तक टच कर गई वो बात। मैंने कहा वाह यार, तो वो वाली चीजें हैं। चलिए जो भी है, काफी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है। जैसे कि हम लोग जो भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उस आर्टिकल के जब हम लोग बेसिकली आर्टिकल के एंड में जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से देखना है, ताकि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग अच्छे से दे सको, और वो आप लोग तभी कर पाओगे जब प्रॉपर एक आर्टिकल को आप लोग ढंग से सुनोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आर्टिकल को आप लोग काफी ढंग से सुनना है। ठीक है, तो काफी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। ओके, ये जो आर्टिकल है बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, और कई एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आर्टिकल कहां से लाते हुए उठाकर। आर्टिकल यार मैक्सिमम तो देखिए इंडियन एक्सप्रेस के रहते हैं या फिर पीआईबी के रहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोगों ने नॉर्मली ये चीज नोटिस भी की होगी कि मैं क्या करता हूं, हमेशा आप लोगों को सोर्स बताता हूं, और उसी के साथ में ये बताता हूं कि किस पर्टिकुलर बेसिकली पेपर में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने सिलेबस के साथ में चीजों को मैच कर सको, तो उसका ये बेसिक पर्पज रहता है। और इसी के साथ में इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को नोट्स बनाने, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं अलग से। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो बात की जा रही है सेक्शन 144 के बारे में। सेक्शन 144 जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे इश्यूज सामने निकल कर आए जिसकी वजह से सेक्शन 144 जो है वो न्यूज में आ गया है। तो इसके बारे में सारी बातें मैं आप लोगों से करूंगा, डिटेल में आप लोग इसको समझ पाओगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसके साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने 2021 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा, उसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, कई सारे जो कि प्रैक्टिकल जो चीजें चल रही है सोसाइटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो इसलिए वो चीजें आप लोग अच्छे से कनेक्ट करोगे तो क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे आप लोग। ठीक है,
तो यहाँ पर सेक्शन 144 के बारे में बात की जा रही है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर में यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि यहाँ पर बेसिकली रुड़की के पास में देखने को मिलेगा। तो वहां पर सेक्शन 144 लगाने की बात की जा रही है, जिसकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, ताकि यहां पर कोई उल्टी सीधी घटनाएं न देखने को मिले। ठीक है, तो इसके बारे में मैं काफी कुछ आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 144 के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर लेकिन उससे पहले आप लोग यहां पर कुछ चीजें समझिए। सेक्शन 144 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग इसको सेक्शन 144 को लगाओ, ताकि अगर कल को यहां पर कोई उल्टी सीधी हरकतें होने लगे तो उसको रोका जा सके। मतलब क्या, ऐसा क्या हरकतें होने वाली यहां पर एक महापंचायत ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जो है बेसिकली यहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। तो उसके चलते यहां पर पिछली बार जो हरिद्वार में देखने को मिली थी ऐसी कोई एक धर्म संसद, उसमें कई सारे उल्टी सीधी बातें बोली गई थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ये बातें बोली गई थी, जैसे मैंने कई सारे आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो उस टाइम पर ये निकल के आ रहा था कि ये गलत तरीका है, इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए गए कि इतनी सारी बातें लोग बोल के चले गए और आप लोगों ने है कि उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज वहां पर देखने को मिल रहे थे। तो उसी के चलते यहाँ पर ये कई सारी ऐसी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना न घटे सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, तो उसी के ऊपर बातें ये बोली जा रही है कि आप लोगों को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि कल को कोई दिक्कत अगर देखने को मिलने लगे तो उसको रोका जा सके। तो पहले से आप लोगों ने कहते कि एक तरीके से पहले से आप लोगों को इसको लेकर अपने आप को सतर्क कर लेना चाहिए। तो इसीलिए सेक्शन 144 यहाँ पर लगाने की बात की जा रही है। तो सेक्शन 144 अगर यहां पर लगा दिया जाएगा तो कोई भी अनलॉफुल असेंबली आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली रोकता है कि इससे ज्यादा लोग आप लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, जो डीएम है, उसको ये पावर देता है कि हाँ आप लोग जो है यहाँ पर अगर कोई लगता है ऐसी दुर्घटना घट सकती है तो ये प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन जैसे जो मेडिसिन होती है, आप लोग बीमार जब होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, पर लेकिन जैसे कोरोना वायरस हो रहा था तो आप लोग बीमार नहीं थे, आप लोगों ने सबने वैक्सीन ली। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है कि बीमारी होने से पहले लगा लो, तो प्रिवेंशन का काम करती है। तो ये वैक्सीन है एक तरीके से जो सेक्शन 144 है, यानी कि उससे पहले कि बीमार हो, उससे पहले कि दंगे भड़के, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये सेक्शन लगा देना चाहिए, ताकि बाद में, वरना बाद में क्या होगा, 2-4 लोगों की जान जाएगी, उल्टी सीधी हरकतें होगी, फिर तो मेडिसिन करनी पड़ेगी, फिर तो यहाँ पर एक तरीके से डंडे से सबको उठाकर पटकना पड़ेगा जब उल्टी सीधी हरकतें हो जाएगी वहां पर। तो पुलिस वो काम बाद में करेगी, पर लेकिन ये वैक्सीन का काम करेगा प्रिवेंशन का, ताकि ऐसी माहौल ही ना आए कि सबको डंडा पेलना पड़े, सबको डंडे एक तरीके से डंडे से पिटाई करनी पड़े सबकी। तो वो वाली चीजें से यहाँ पर बचना पड़ेगा। तो एक तरीके से डंडा इससे पहले पड़ना स्टार्ट हो, उससे पहले यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि पहले से ये लगा दो, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। कोई भी इंडिविजुअल या फिर यहाँ पर कोई ऐसे पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई रहता है तो एक तरीके से उसके बारे में अगर बात करें तो बात ये की जा रही है कि रिटर्न ऑर्डर यहां पर देना पड़ेगा इंडिविजुअल के अगेंस्ट। यहां पर किसी एक तरीके से अगर कोई ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, यहां पर किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ भी यहां पर जो बेसिकली यहां पर ऑर्डर पास किया जा सकता है, ठीक है। अर्जेंट में अगर बात करें यहां पर, ये बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना कोई नोटिस दिए हुए यहां पर ये एक तरीके से ये यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से बात की जा रही है कि प्रायर नोटिस टू द इंडिविजुअल। तो यहां पर एक तरीके से ऐसा भी नहीं है कि पहले न्योता देंगे कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसको इंप्लीमेंट किया सकता है क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर कुछ गलत स्थिति बन सकती है। तो ये बेसिकली एक पावरफुल टूल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ऑफिसर राजरतन EF देवो IPS जो थे बेसिकली यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है यहाँ पर सेक्शन 144 के, ठीक है। तो सेक्शन 144 जो है ये आज से नहीं है, पहले टाइम पे भी यहाँ पर बड़ोदरा के अंदर भी इस तरीके की चीजें यूज की जाती थी, जब महाराजा गायकवाड़ जो थे यहाँ पर उनके द्वारा रिवॉर्ड भी दिया गया था इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। यानी कि पुराने टाइम पर भी यहाँ पर अगर कहीं पर दंगे फड़कते हैं तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर पहली बार यहाँ पर ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं और कुछ नया आविष्कार कर यहाँ पर इसको लेकर आए, यानी कि पहले भी ऐसा कुछ किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की फीलिंग आप लोगों को आती है कि पहले भी अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो यहाँ पर एक तरीके से उसको आप लोग पहले से सतर्क हो जाओ कि आगे से ऐसा कुछ न देखने को मिले। तो उसके चलते पहले से कोई ऐसा ऑर्डर आप लोग पास कर सकते हैं आसानी से। तो वो बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से, जो कि आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था तो सेक्शन 144 के बारे में। अरे हाँ, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, कल को अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो अभी हम लोग बात करते हैं आजाद भारत के अंदर में, तो यहाँ पर ये जो कानून था जिसको आप लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, तो ये 1973 में लाया गया था। 1973 में बेसिकली ये इनेक्ट किया गया, यानी कि कानून बनाया गया, और यहाँ पर ये 1 अप्रैल 1974 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसके अंदर लगभग 484 के करीब सेक्शन, 2 शेड्यूल और 56 के करीब फॉर्म आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग तरीके से सुरक्षित चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, लोगों को एक सुरक्षित स्थान प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो सेक्शन 144 जो है यहाँ पर एक तरीके से बताया भी मैंने आप लोगों को, यहाँ पर 2 महीने के लिए इसको नॉर्मली लगाया जा सकता है,
पर लेकिन अगर लग रहा है कि 2 महीने जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको एक्सटेंड भी 6 महीने के लिए और किया जा सकता है, 6 महीने से ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब पूछा गया यहाँ पर इसके बारे में, सेक्शन 144 के बारे में, तो यहाँ पर इसको यूज करना चाहिए अप्रोप्रिएटली, यानी कि इसको ऐसा नहीं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बोला गया कि यहाँ पर ये नोट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ऐसा नहीं कि असंवैधानिक है, पर हाँ ये कि ये इमरजेंसी लाइक कंडीशन कई बार क्रिएट कर देता है, तो इसको ढंग से यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में आप लोग वैसे इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर कानून के थ्रू जहां लगे वहीं पर ही आप लोगों को इसको यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से आप लोग यूज कर रहे हो। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1861 में यहाँ पर सेक्शन 144, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पुराने टाइम की बात की जा रही है, ओके। तो इसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं, यानी कि पुराने टाइम पर भी यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया गया चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और आज भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए कई सारे लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये कॉलोनियल एक वेपन है जो कि अपने देश के लोगों के खिलाफ यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी चलती तरीके से यहाँ पर ये कई बार न्यूज में आता है। इवन यहाँ पर इशू भी अगर बात करें, यहाँ पर बोला गया कि जब रामलीला मैदान के अंदर में यहाँ पर सेक्शन 144 लगाया गया, उस टाइम पर लोग जो है वहां पर सो रहे थे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया वहां पर उनके ऊपर सेक्शन 144 लगाने की क्या जरूरत थी, मतलब सोए हुए लोगों के ऊपर आप लोगों ने लगा दिया, तो यहाँ पर रामलीला मैदान में बैठे हुए, तो क्या ये सही है यहाँ पर? तो इससे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून बनाया किस लिए गया है, तो गलत भी इस्तेमाल उसका नहीं होना चाहिए, तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। कई बार गलत सर्कमस्टेंसेस में आप लोग इसको यूज कर लेते, तो एक प्रॉपर काम के थ्रू आप लोग इसको यूटिलाइज करना है। और यहाँ पर अगर बात करें, ये जब हमारे संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोग को पता है पार्ट 3 के अंदर में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर में, आर्टिकल 19 जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, वैसे तो 12 से लेकर 35 तक है, पर आर्टिकल 19 काफी इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब यहाँ पर आर्टिकल 19 के फर्स्ट तक तो सही है, पर लेकिन जैसे ही बी पर पहुंचते हैं तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर आप लोगों को दे देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर कोई सेक्शन लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर एक तरीके से उसको पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। पर लेकिन कितनी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, क्या रियलिटी में उस रिस्ट्रिक्शन की जरूरत थी, वो भी आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक आप लोग रख नहीं सकते। 6 महीने आप लोगों को यहाँ पर दिए गए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए आर्टिकल 19(2) के तहत यहाँ पर, तो ये बातें बोली गई है, ठीक है। इंडिविजुअल को लगता है कि ये काम गलत हो गया है, तो भाई साहब हाई कोर्ट में जा सकता है, पिटिशन है यहाँ पर आप लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं रिट्स पिटिशन लेके तो आर्टिकल 32 है आप लोगों के पास में, पर लेकिन अगर हाई कोर्ट में आप लोग जाते हैं तो आर्टिकल 226 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आर्टिकल आप लोगों के हाथ में पावर मिली हुई है कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो आप लोग यहाँ पर ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो केस था 1967 में, तो उनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें सामने निकाल कर लाई गई थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर ये एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर ये चीज देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट 1970 में बात करें तो उस टाइम पर बातें की कि यहाँ पर चीफ जो यहाँ पर जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम अतुल्लाह साहब, तो उनके द्वारा इसको बोला गया चलो सही है ये यूज करना चाहिए, पर लेकिन बड़े ही देख कर और संभल कर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कल को अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्या है बेसिकली और इसको आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई यहाँ पर, इसके बारे में एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने बात की जा रही है सेक्शन 144 सीआरपीसी, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। बात की जा रही है कि प्रोहिबिट करती है असेंबली 4 या फिर 4 से ज्यादा लोगों को, इंपोज करती है सेक्शन 144 जो है यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है आर्टिकल 19(2) के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैन एक्सटेंड कर सकती है यहाँ पर इसको 3 महीने तक का, ठीक है, नोट मोर देन 3 मंथ। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ए बी सी एफ डी। तो अभी पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाई है सारी की सारी चीजें यहाँ पर, तो आंसर इसका ए हो गया, इनके 1 और 2 सही है, क्योंकि लास्ट वाले में 6 मंथ बोला गया पर लेकिन वहां पर ऑप्शन में 3 मंथ लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका ए सही हो गया। तो इस तरीके से आप लोग टॉपिक को तैयार करना है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोग को दूर करके चलना है। ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया काफी डिटेल में, हम लोग इसको यहाँ पर देखने वाले हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से अगर कुछ आ जाए तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग का पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि पीएसआईआर आप लोग का इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो एक तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया की विजिट पर अभी आए थे यहाँ पर, तो उनकी विजिट को लेकर आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से दोनों की विजिट जो है वो देखी जा रही है, उसके बारे में पूरा आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर बात करे थे कि दोनों मिलकर काम करें सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी की ओर, यानी कि सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक एक पॉइंट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि माइंड में आप लोगों की अच्छे से क्लैरिटी आए, ठीक है।
सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें विजिट की हाईलाइट के बारे में, तो आप लोगों को पता है बोरिस जॉनसन साहब जो हैं वो यहाँ पर कई जगह विजिट करने गए, ठीक है। ये यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर आप लोगों ने देखा, वहां पर गांधी आश्रम में भी गए थे विजिट करने के लिए, जिसकी मैंने आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बेसिकली बोरिस जॉनसन साहब जो है यहाँ पर ये अभी हमारी कंट्री के विजिट पर आए, इससे पहले भी कई सारी और डिग्नेटरी आ चुकी थी। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इनके द्वारा ये बोलेगी आती है सबसे पहले कि हम लोग को पता है कि हाँ इंडिया का रशिया को लेकर क्या स्टैंड है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ये काफी एक हिस्टोरिक विजिट इनके द्वारा बताएगी, पर लेकिन यहाँ पर रशिया को लेकर यहाँ पर वो भी बोलने से, कमेंट करने से मना कर दिया और बोला कि रशिया के साथ में रिलेशन आप लोग हिस्टोरिक हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही मेंटेन रखने हैं जैसे आप लोगों को सही लगे। पर लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो बूचा के अंदर नरसंहार हुआ था, उसमें हम लोगों ने बोला कि वो गलत था, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बिल्कुल ही क्रिटिसाइज नहीं किया है, तो वो हम लोगों ने देखा। पर लेकिन रशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, खासकर डिफेंस के पॉइंट ऑफ से जब इंडिया के साथ में आप लोग बात करते हैं। तो दोनों कंट्री ने इंडो पैसिफिक में कैसे फ्री, ओपन और पर्टिकुलरली अगर बात करें तो किस तरीके से ऑटोक्राइजेशन को रोकना है, कल को चलकर कोई ऑटोक्रेटिक पावर यहाँ पर दादागिरी दिखाने लगे जैसे चाइना, तो उसको कैसे रोकना है उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। बहुत सारी बातें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इसके चलते पहले एक बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन साहब जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर जो विजिट किया गया था, तो उसके चलते यहाँ पर जो यूके का जो लीगल सिस्टम है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से यहाँ पर जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक ऑफेंडर जैसे मालविया टाइप का लोग है, जैसे यहाँ पर यूके में जाकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर इंडिया से यहाँ पर अगर अपनी जान बचाकर जाता है तो वहां पर चाहता है कि यूके में पड़ा रहे, तो यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर एक काफी एक अच्छी बात बोली है इंडिया और यूके के फेवर में। अगर आप लोग बात करें, मोदी जी और जो जॉनसन जी थे यहाँ पर, अगर इनके बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से अच्छे लेवल पर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई जा रही है कि मिलकर काम किया जाएगा, ग्रुप में भी और इंडिविजुअल भी, एक कंट्री के साथ में। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर अभी आने वाले टाइम में 2022 के एंड में यहाँ पर आप लोग अच्छे ये यहाँ पर एक तरीके से नहीं ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी चीजें। अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर अभी चीजें उस लेवल पर नहीं है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में बात करूंगा, फिर आप लोगों से यहाँ पर इकोनॉमिक जो बेसिकली और कमर्शियल रिलेशन, फिर डिफेंस रिलेशन, फिर कल्चर रिलेशन और यहाँ पर फिर आप लोगों को एजुकेशनल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर कल को एक क्वेश्चन भी आ जाता है आंसर राइटिंग के लिए, तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखेगा, तो पॉलिटिकल जब रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, 2004 में बायलैटरल रिलेशन जो है उनको स्ट्रेटेजिक स्टेटस दिया गया, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए यहाँ पर, जिससे कि हम लोग और अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। 2021 में वर्चुअल समिट हुई थी, यहाँ पर पीएम मोदी जो थे यहाँ पर उनके साथ मिलकर यहाँ पर रोड मैप की बात की गई 2030 तक का दोनों कंट्री के द्वारा। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में इनके द्वारा बातें की गई। यूके के अंदर जब G7 की मीटिंग हुई थी यहाँ पर कैरिबिस बे के अंदर में, तो इंडिया को यहाँ पर एज एक तरीके से गेस्ट की तरीके से इन्वाइट किया गया। इंडिया और यूके के जो फॉरेन ऑफिसर हैं उनके द्वारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिली, बायलैटरल रिलेशन को किस तरीके से हम लोग रिवाइव कर सकते हैं और किस तरीके से रिव्यू कर सकते हैं अच्छे लेवल पर, तो उसके बारे में कंसल्टेशन देखने को मिला। दोनों कंट्री जो है काउंटर टेररिज्म के ऊपर मिलकर काम करेंगे, कैसे टेररिज्म को यहाँ पर निकलना है, तो इसके लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ में इकोनॉमी के तौर पर बात करें तो ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है 2005 की, जो कि यहाँ पर मिलकर काम करती है चीजों को सुधारने के लिए, और कई सारे अगर बात करें सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप इन इंडिया इनिशिएटिव यूके, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। देखिए आप लोगों को ये सिंबल देखने को मिलता है, ये सिंबल है यहाँ पर किसका, यूरो का, ठीक है, पर लेकिन ये सिंबल जो होता है ये सिंबल है यहाँ पर पाउंड का, ये सिंबल आप लोगों को डॉलर का देखने को मिलेगा, और ये सिंबल यहाँ पर आप लोगों को यूरोपी का देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये आप लोगों को क्या है, पाउंड है यहाँ पर, ये जो कि यूके की करेंसी है। तो 75 जो स्टार्टअप है यहाँ पर उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। इंडिया यूके सब फंड है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो यहाँ पर हमारी कंट्री में ढांचागत विकास में भी यहाँ पर ये फंड कर रहे हैं। 2021 में यहाँ पर बात करें तो यूके के द्वारा लगभग 13.11 बिलियन, ठीक है, तो ये बात की जा रही है 2021 में टोटल जो ट्रेड हुआ दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है, 13.11 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूके जो है 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के साथ में, तो यूके जो है वो 18 लार्जेस्ट, देखिए बात की जा रही है इंडिया यूके का 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि 15वें नंबर पर इंडिया है, पर लेकिन यूके इंडिया का 18वें नंबर का है, यानी कि यहाँ पर दोनों के कंपेयर में अगर देखेंगे तो इंडिया यूके के 15वें नंबर पर आता है, पर यूके का जो है इंडिया के अंदर बात करें तो जो यूके है वो 18वें नंबर पर आता है। इससे पहले और कई सारे लोग हैं। 6th लार्जेस्ट ये इन्वेस्टर आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर में, जब हम लोग बात करते हैं आफ्टर मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड और जापान, तो ये जब एफडीआई के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कि ये चेंज होता रहता है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी चीजें चेंज भी होती रहती है, ठीक है। आज ये है, कल को कुछ और देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करें यूके के ट्रेड के बारे में इंडिया के लिए, तो आप लोग को देखने को मिलेगा यूके ट्रेड विद इंडिया और यूके ट्रेड बैलेंस विद इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ आप लोगों के सामने निकल कर आएगा।
तो चीजें एक पैटर्न में चल रही हैं, ठीक है। पर हाँ फिर भी कहीं कहीं घटता और कहीं कहीं बढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। तो आने वाले टाइम में चाह रहे हैं कि फ्री ट्रेड अगर एग्रीमेंट होता है तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगी ग्राफ की। तो उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। इंपोर्टेंट हो जाता है काफी। डिफेंस के बारे में बात करें तो याद रखेगा मिलिट्री एक्सरसाइज है यहाँ पर अजय वॉरियर आर्मी की, कोनकन एक्सरसाइज है यहाँ पर नेवी की, और इंद्रधनुष आप लोगों को देखने को मिलेगी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कोल्ड वॉर है, जब कोल्ड वॉर के टाइम पर अगर बात करें, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर एक अलग फंड था, पर कोल्ड वॉर जैसी एंड हुई दोनों के द्वारा 2004 में यहां पर मिलकर काम करने की बात की गई। डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में दोनों मिलकर काम कर ही रहे हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ में कर ही रहे हैं। और कल्चर तो हमारी आप लोगों को पता ही है, आज की डेट में लगभग 200 साल तक इनके द्वारा रूल किया गया हमारे ऊपर, तो उसके चलते कल्चर की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा है। इंडिया और यूके के द्वारा यहाँ पर एमओयू साइन किया गया कल्चर कोऑपरेशन में 2010 में। नेहरू सेंटर स्टैब्लिश किया गया 1992 में लंदन के अंदर में। इंडिया और यूके जो है उसमें कल्चर के बारे में बात करें 70th एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की गई 2017 में। 2020 में यहां पर ब्रिटेन के द्वारा अनाउंस किया गया एक तरीके से कॉइन मिंट किया जाएगा महात्मा गांधी जी की यादगार में। 1.5 मिलियन जो लोग हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन इन यूके, यानी कि लगभग 15 लाख के करीब हमारे देश के लोग जो हैं, और ऑलमोस्ट 1.8% ऑफ पॉपुलेशन जो कि कंट्रीब्यूट करती है 6% जीडीपी को, वो इंडियन है। यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कई सारे अपनी कंट्री के जो पार्लियामेंट्रियन आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारी कंट्री यूके के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर कंट्रीब्यूशन देती हुई नजर आती है। 6% उनकी जीडीपी का हमारे देश में से निकल कर आता है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो व्यापार चल रहा है उसके बेस पर अगर बात की जाए, सिक्योरिटी डिफेंस के बेस पर बातें की जाए, तो कितने सारे अच्छे रिलेशन इंडिया और यूके के आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में एजुकेशन के बारे में बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था 1996 में। 2010 में यूके और इंडिया की समिट आप लोगों को देखने को मिली थी। इंडिया एजुकेशन और रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में बात की गई। 50,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट जो है वो करंटली स्टडी कर रहे हैं बेसिकली यूके के अंदर में अलग अलग फील्ड में। और क्लाइमेट के फील्ड में यूके इंडिया ग्रीन फंड है, जिसमें यूके जो है हमारी हेल्प करेगा एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को अचीव करने में। तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं, यानी कि कई सारी अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे कंट्री में अच्छे से हम लोग ये काम करने के लिए, ठीक है। तो कल को चलकर इंडिया और यूके के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने इस तरीके से आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर एक अच्छा आंसर अभी आप लोग लिख सकते हैं आंसर राइटिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप लोगों को जो आंसर लिखना होता है ना वो मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना होता है। डिफेंस में कैसे हैं, क्लाइमेट चेंज में कैसे हैं, कल्चर में कैसे रिलेशन है, सिक्योरिटी और डिफेंस बाकी इकोनॉमी के कैसे रिलेशन है, ठीक है, किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल रिलेशन है। तो इस तरीके से कंप्लीट आंसर हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव। अब क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको आप लोग देखिए एक बार जिससे कि आप लोग बेसिकली क्वेश्चन बने तो समझ सकें। बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में आप लोग को देखने को मिलती है, अजय वॉरियर, कोनकन एक्सरसाइज और इंद्रधनुष। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर बताई डिटेल में। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं अजय वॉरियर, कोनकन और इंद्रधनुष आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी ये एक्सरसाइज, यानी कि आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, ठीक है। ऐसे ही यूपीएससी में कुछ डिफरेंट साल क्वेश्चन पूछा गया 2014 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में। बोला गया कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है, ठीक है, वो आर्कटिक काउंसिल का पार्ट है। तो यहाँ पर बात की जा रही है डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में पूछा गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल न्यूज में थी, यहाँ पर इसी आ गया और अभी भी रिसेंटली कई बार न्यूज में आ जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो सही आंसर है डी 1, 3 एंड 5। 1 यानी कि डेनमार्क, जापान और 5, ठीक है, तो यूएसए। तो रशियन फेडरेशन और यूके ये आप लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया। बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, और अभी पीआईएल गई है, इनको लाइफ टाइम स्टेटस देने की बात की है कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेगा हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, तो हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इश्यू किया गया पीआईएल चैलेंजिंग द लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, क्या किसी को लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रताप सिंह राणी जो है यहाँ पर उनको लाइफ टाइम मिनिस्टर बनाने की बात की जा रही थी। तो 6 टाइम जो कैबिनेट मिनिस्टर है गोवा, और लेजिस्लेचर है फुल 50 ईयर। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया, ठीक है। समझते हैं मुद्दा क्या यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि एक तरीके से वॉयलेशन है आर्टिकल 90 जो बेसिकली अमेंडमेंट 91 का, ठीक है। गोवा जो है 12 मेंबर कैबिनेट है यहाँ पर, ठीक है। तो कैबिनेट जो स्टेटस है रानी को यहाँ पर रिजल्ट करता है कि रैंक एक तरीके से 13th, ठीक है। तो एक तरीके से 13th और यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन वैसे 12 है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर देखना मिलेगा कैसे कंट्रोल करना है, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर इस अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। 40 सीट है यहाँ पर जो यूनिकैमरिकल गोवा की आप लोगों को असेंबली देखने को मिलेगी। तो उसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का 91 अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, ठीक है।
तो जो कि यहाँ पर जो बेसिकली आर्टिकल 164 के अंदर बोलता है कि टोटल जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है कि वो 15% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, यानी कि 15% होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो उसके मिनिस्टर जो होने चाहिए 15% यहाँ पर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर देयर शैल नॉट बी लेस देन 12, तो लेस देन 12 नहीं होने चाहिए और इससे 15 से ज्यादा परसेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि जितने हैं उसका 15% निकालने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये जो प्रताप सिंह जी हैं यहाँ पर, ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिशियन रहे गोवा के अंदर में। इनका जन्म 28 जनवरी को हुआ था 1939 में। ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं 6 टाइम गोवा के, और गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी यहाँ पर ये बेसिकली पोजीशन में भी रहे हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर रहे गोवा के अंदर लगभग 50 साल तक। तो अभी 2022 में जब यहाँ पर प्रमोद सावंत जिनके द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट लीड की गई, तो इनके द्वारा एक लाइफ टाइम कैबिनेट स्टेटस का दर्जा इनको दे दिया गया, ठीक है। इसके चलते यहाँ पर जो मेंबर है बेसिकली, इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। तो राणी जो है यहाँ पर ये मेंबर है, ये मेंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिंस 1970 से, और अर्लियर इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर पार्टी है जो कि अलग से आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका है महाराष्ट्रवादी गोमन, यहाँ पर बेसिकली गोमन तक पार्टी, ठीक है। तो ये बेसिकली बात की जा रही है इसकी अलग पार्टी के बारे में। तो यहाँ से फिर इसके साथ में, इससे पहले इसके साथ में कनेक्ट थे, तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर इतने लंबे समय तक यहाँ पर ये रहे, तो इनको अभी यहाँ पर क्या किया गया, इनको यहाँ पर अभी एक कैबिनेट लाइफ टाइम स्टेटस दे दिया गया है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है अब यहाँ पर कि क्या इस तरीके से आप लोग इसको चीजों को अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से क्या आप लोग यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे यहाँ पर आप लोग अलाउ कर सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आप लोग यहाँ पर लाइफ टाइम कैबिनेट का स्टेटस दे दी जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया गया था, तो उसने प्रोविजन रखा कि यहाँ पर कुछ ऐसा आप लोग करना है, वरना फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ कानून यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाता है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में संविधान में संशोधन किया गया, 1985 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। तो इसके चलते यहाँ पर एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब आयाराम गैराम वाली बातें आती हैं, यानी कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकता है। तो उसके चलते यहाँ पर बातें देखने को मिली। यहाँ पर बात करें तो 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में, 10th शेड्यूल ऐड किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो 1985 में यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया यहाँ पर, और बोला यह गया कि आर्टिकल 102 तो इंप्लीमेंट होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, यानी कि हमारे सांसद के ऊपर। आर्टिकल 191 इंप्लीमेंट होता है किसके ऊपर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, यानी कि हमारे जो विधायक साहब है उनके ऊपर। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर ये कि अगर कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर जाता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उनकी सीट से। ये यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है। और कई बार न्यूज में एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको यहाँ पर बेसिकली उसकी जो सदस्यता छीन ली जाएगी। नॉमिनेटेड अगर ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ तो उसकी भी सदस्यता छीन ली जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बात करता है अपनी मन से अगर छोड़ देता है तो छोड़कर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर का यहाँ पर ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बोले तुमको एक काम करना है और पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिट में जाए क्योंकि उसी के सीट पर इलेक्शन लड़ गया है, तो भी यहाँ पर सदमे में यहाँ पर पड़ जाएंगी चीजें। तो ये आप लोग को 4 कंडीशन ऐसी देखने को मिलेगी जिसके बेस पर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर लेकिन 2 अपवाद भी हैं यहाँ पर। ये अपवाद क्या है, अगर स्पीकर यानी कि अगर यहाँ पर चेयरमैन, स्पीकर यानी कि अगर असेंबली में जैसे स्पीकर हो गया, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर हो गया, राज्यसभा में चेयरमैन हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन हो गया, तो स्पीकर और चेयरमैन जो है अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक तरीके से ऐसी पोस्ट है वो सबको लेकर लीड करती है। स्पीकर तो पूरी असेंबली का हो गया ना, वहां पर अपोजिशन वाले बैठे होंगे तो एक अच्छा माना जाता है, तो वहां पर अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जब स्पीकर चुना जाता है तो अगर वो मान लीजिए लोकसभा में बैठा है, ठीक है, तो वहां पर अपोजिशन वाले बैठे होंगे, तो अगर स्पीकर जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करेगा तो ढंग से डिसीजन नहीं दे पाएगा, तो उसका छोड़ना एक अच्छा माना जाता है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ सकता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर जो 2/3 अगर मेजोरिटी अगर मान लीजिए जो लोग हैं यहाँ पर अगर 2/3 यानी कि 2/3 लोग वहां से छोड़कर चले जाते हैं, जैसे मैंने बोला मान लीजिए 9 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 3 × 9 3 दूनी 6, तो टोटल मिला के 9 में से अगर 6 लोग पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के चले गए तो उस पॉलिटिकल पार्टी की वैसे ही खस्ता हालत है, तो यहाँ पर एक अलग माहौल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसको आप लोग यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर वो एंटी डिफेक्शन की कैटेगरी में नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो यहाँ पर कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया, 9th 10th 11th या फिर 12th। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो ये सीधा सा आंसर है, सीधा सीधा जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। एक और है यहाँ पर अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लिमिट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये 91 है जिसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली शायद कोई स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन बना था यहाँ से ये वाला, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, अगर थोड़ा सा भी आप लोग चीज़ों को ध्यान से रख के चलोगे ना, तो कोई ना कोई आप लोगों का टॉपिक जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाता है। पर लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा इसको लेकर, कहीं भी माइंड में डाउट लेकर आप लोगों को नहीं चलना है। अगर डाउट रख के चलोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो क्या ही बोला जाए उसमें, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलनी है। ओके, ये आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, द इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जा रही है। 2 ट्रिलियन है यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर बात करें तो इंडिया 3rd प्लेस पे है सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से। क्या है इसके बारे में सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। एक एक कर देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली 2 ट्रिलियन, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पता है कितनी है, लगभग 3 ट्रिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो बोला गया है कि मिलिट्री के ऊपर खर्चा जो किया जा रहा है ये अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कहने का मतलब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, और ये मिलिट्री के ऊपर खर्चा जो है वो त्रासदी लेकर आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिप्री के द्वारा यहाँ पर बात बोली गई है। तो ये एक इंडिपेंडेंट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पर इसके ऊपर काम करता है, ताकि यहाँ पर पता लगाया जा सके कि किस तरीके से क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर SIPRI, अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका नीचे आप लोग लिख सकते हैं। वैसे इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म एस से क्या है, ये है यहाँ पर एक सिटी का नाम, उसका नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। वैसे इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एस क्या है ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ये स्टैब्लिश किया गया था 1966 में, कहाँ पर, स्टॉकहोम के अंदर, जो कि स्वीडन के अंदर में, ठीक है। वैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहीं पर ही है, ठीक है। ये एस है मतलब स्टॉकहोम, ठीक है। तो यहीं से आंसर निकल गया। ओके, तो यहाँ पर अभी जो बात की गई है कि इसके द्वारा कि यहाँ पर अभी जो है संख्या जो है बढ़ती जा रही है काफी ज्यादा, तो ये चीजें हम लोग को थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्या है मुद्दा यहाँ पर, इसके द्वारा लेटेस्ट जो रिपोर्ट यहाँ पर लाई गई है, तो उसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो 0.7% जो है रियल टर्म में 2021 में अभी रीच हो गया यहाँ पर 2113 बिलियन, यानी कि 2 ट्रिलियन यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोविड-19 पैंडेमिक एक साइड में और एक साइड में डिफेंस पे खर्चा बढ़ता जा रहा है। 5 लार्जेस्ट जो एक्सपेंडिचर करने वाले देश हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। USA, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और रसिया, ये 5 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर। यानी कि यूके को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया यहाँ पर डिफेंस में खर्चा करने के मामले में, ठीक है। टुगेदर मिलाकर 62% जो टोटल खर्चा होता है वो यहाँ से निकल कर आता है डिफेंस के ऊपर। यानी कि डिफेंस के ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है 62% जो डिफेंस का खर्चा है वो यहाँ से निकल कर आता है, ठीक है। 7th कंसेक्यूटिव ईयर जो है स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि पिछले 7 साल से लगातार स्पेंडिंग जो है बढ़ती जा रही है, घटी नहीं है अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग यहाँ पर बात करें तो। और यूक्रेन के मुद्दे ने अभी लोगों की जो बेसिकली चीजें और सतर्क कर दी यहाँ पर। इसी के साथ में अगर बात की जाए शार्प जो इकोनॉमिक रिकवरी जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसके चलते यहाँ पर ग्लोबल जो मिलिट्री बर्डन वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर कम हो, आप लोग ये समझ सकते हैं, तो उस कंट्री में एक तरीके से एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर चीजें खर्च की जा सकती है। पर लेकिन यहाँ पर एक नया फंडा निकल कर आ रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर खर्च करना है, ठीक है। तो अगर बात करें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से तो 0.1% जो पॉइंट अगर बात करें, जो यहाँ पर 2.3% इन 2020, अभी 2.2% इन 2021, ये यहाँ पर थोड़ी सी गिरी है अगर जीडीपी के हिसाब से बात करें, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में टोटल जीडीपी भी बढ़ी है, तो एक तरीके से बात करें तो जीडीपी बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक इंसान के पास में 100 रुपए है और मैं बोलूँ कि यार 10% मुझे दे दे, तो उसने क्या देगा, मुझे 10 रुपए देगा। पर लेकिन अगर एक इंसान के पास में 1 लाख रुपए में बोलो 10% मुझे दे, तो वो कितने देगा? तो लग गया ना चूना अच्छा खासा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो एक बैलेंस जरूरी है, ठीक है। यूएसए का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है जो 800 बिलियन के करीब 2021 में, ठीक है। ये ड्रॉप हुआ है 1.4% 2020 से, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर ये 800 बिलियन है जो कि बहुत बड़ा है। चाइना का क्या है, ये दूसरे नंबर पर लगभग यहाँ पर 300 बिलियन के करीब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका इंक्रीज हुआ है 4.7 यहाँ पर अभी फिलहाल इनके हिसाब से बात करें। चाइना जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में यहाँ पर ये 27 कंसेक्यूटिव ईयर जो है ये इनकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रो कर रहे हैं। पिछले 27 साल में चाइना का जो खर्चा है मिलिट्री के ऊपर वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चाइना के कंपेयर में या यूएसए कंपेयर में हम लोग अपने देश के बारे में बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। यहाँ पर हम ओनली 76 बिलियन खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें ये कितने कर रहे हैं, ये 300 बिलियन है और ये 800 बिलियन है। तो यहाँ से लगा सकते हैं हमारा जो है 0.9% से या फिर लगभग 1% से हमारा बड़ा है। इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है 76 बिलियन इन 2021, थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा याद रखिएगा। जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी में थर्ड लार्जेस्ट जो जर्मनी जो है थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर सेंट्रल और वेस्ट यूरोप के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 56 बिलियन के करीब है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ठीक है। तो इनकी जो कंडीशन ये है। बाकी इसके बारे में अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों से बात करूँ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं ग्लोबल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देश कौन से हथियारों की, ये भी सिप्री के द्वारा ही बताया गया था। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है।
कल को चलकर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ग्लोबल शेयर मेजर आर्म इंपोर्ट में तो सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। तो सबसे ज्यादा खरीदने वाले, सबसे ज्यादा बेचने वाले कौन से हैं? यूएसए नंबर 1 पे, अभी यूक्रेन को भी देखा होगा आप लोगों ने, दबाकर हथियार बेचे जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में रसिया दूसरे नंबर पर, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। हमारी कंट्री में अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, यानी कि हम लोग हैं अभी चूजे से बाहर निकले हैं। एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग काफी छोटे हैं अभी, तो अभी आगे आगे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो हम भी चल के डायनासोर बनेंगे जल्दी, ठीक है। यानी कि हमारा भी एक्सपोर्ट जो है वो काफी बड़ा देखने को मिलेगा और लोग जो है हमको भी जिले हिलाई करेंगे। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर और स्टेट को लेकर काफी ज्यादा रस्साकसी रहती है जब यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यहाँ पर अपॉइंट करना है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल है, समझेंगे पूरा मुद्दा। देखिए जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो वहां पर वाइस चांसलर जब होता है, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा नॉर्मली माना जाता है। पर लेकिन अगर बात करें चांसलर कौन होता है तो वो गवर्नर होता है। तो अभी यहाँ पर जो गवर्नर है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो कई बार सेंटर ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट के चलते अपनी मानामानी चलाता है, तो उसके चलते यहाँ पर अभी तमिलनाडु के द्वारा 2 जो है यहाँ पर बेसिकली बिल पास किए गए जिसमें चांसलर जो अपॉइंट करने की पावर है गवर्नर की, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बेसिकली छीना जा रहा है, ठीक है। तो उसी के चलते न्यूज में क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन साहब के द्वारा यहाँ पर जो बिल लाया जा रहा है तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि एक तरीके से सेम पैटर्न में जैसे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में किया गया 2019 में तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल में है ममता बनर्जी जी की, उनके द्वारा जो गवर्नर की ऑथोरिटी अपॉइंट करने की वाइस चांसलर, ठीक है, तो वो उनसे छीन ली। इसी के साथ में यहाँ पर हिंट दिया गया कि रिमूव करेंगे गवर्नर को एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि गवर्नर को एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर हटाया जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पर ऐसा ही कुछ वो स्टेट कर रहे हैं जो कि आज के डेट में जो यहाँ पर सेंट्रल किसी और की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट है, तो जब यहाँ पर रस्साकसी होती है क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट वो करते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर गवर्नर के रोल पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। इसीलिए मैंने बोला एग्जाम में गवर्नर का चैप्टर कवर करके जरूर जाना अच्छे से, कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो दिसंबर 2021 में महाराष्ट्र जो असेंबली है उसके द्वारा पास किया गया जो बिल था यहाँ पर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 है, ठीक है। इसी के चलते वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है यहाँ पर वो रिपीटेडली यहाँ पर एक तरीके से गवर्नर को लेकर काफी ज्यादा एक रस्साकसी चलती रहती है। एजुकेशन जो है यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है, ठीक है, बट एंट्री 66 ऑफ यूनियन जो है वो कोऑर्डिनेट के बारे में बात करती है कि इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, या फिर रिसर्च के हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से सेंटर को यहाँ पर एक तरीके से पावर मिलती है, ठीक है। तो सेंटर के हाथ में पावर रहती है तो सेंटर जो है गवर्नर अपॉइंट करता है, तो उसके चलते यहाँ पर ये इशू बार बार निकल कर आ रहा है। तो कल को चलकर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, सेक्टर 66 के बता दिया। इसी के साथ में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो यहाँ पर प्ले करता है स्टैंडर्ड एक रोल यहाँ पर, ठीक है, जो कि अपॉइंटमेंट किया जाता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर में, जो कि सेंटर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से जो विजिटर या फिर चांसलर जो है मोस्टली गवर्नर इनिशिएट होते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं यहाँ पर वीसी जो कि रिकमेंड किए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, यानी कि ये प्रोसीजर है नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग बात करेंगे तो इसी प्रोसीजर में चेंज करने की बात की जा रही है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है पर्टिकुलरली जहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फंड करता है, तो वहां पर ये मैंडेट रहता है कि ये रेगुलेशन आप लोगों को फॉलो करनी है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि सेंट्रल स्टेट का जो मुद्दा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर भी भारी पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग याद रखिएगा हमारे देश में किया गया था, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड जो एनिमल होते हैं, बर्ड्स वगैरह, वेट्स एंड द मेजरमेंट, उसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल जो एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हायर कोर्ट, ये सारे शिफ्ट कर दिए गए थे। कहाँ से? ये स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए गए थे। यानी कि एजुकेशन, फॉरेस्ट कम से कम ये और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये याद रखिएगा एटलीस्ट कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। उस टाइम पर इमरजेंसी देश के अंदर लगी हुई थी 1975 से लेकर 77 तक। तो इंदिरा गांधी जी जो है यहाँ पर वो चाहती थी पावर अपने हाथ में, तो इसके चलते उनके द्वारा काफी सारी चीजें जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में, ताकि सेंट्रल स्टेट जो है वो मिलकर काम कर सके। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये कई बार न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से कॉन्करेंट लिस्ट जैसे कि बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो एजुकेशन, हेल्थ या फिर फॉरेस्ट सही आंसर क्या है, तो आप लोग यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अभी बात की है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो एजुकेशन बताया मैंने, फॉरेस्ट बताया, हेल्थ तो नहीं बताया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, तो आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लोग रख सकते हैं, कल वो क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। अच्छा ऐसे ऐसे भी चीजें बनती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए।
तो क्या क्या देखा आज के डिस्कशन में यहाँ पर, पहले हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बातें की कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक कोटेशन के बारे में। इंडिया और यूके के रिलेशन मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की ये सेक्शन जो 144 के बारे में काफ़ी डिटेल में सारी बातें बताई मैंने, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा, इसका आंसर आप लोगों ने दिया। इसी के साथ में यूनिवर्सिटी में चांसलर को कैसे अपॉइंट करना है और वो सब चीज़ें, वो सॉरी ये तो वो था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा 2 क्वेश्चन भी थे इसके बारे में जो हम लोगों ने अच्छे से समझे, ठीक है। इसी के साथ में सिप्री की रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातें की, खर्चा कौन कौन कहाँ पे कर रहा है, तो वो चीज़ें देखी। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के चांसलर के अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन निकल कर आया। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था यहाँ पर, ये जो वीडियो है पावर ऑफ डिसिप्लिन, जरूर देखिएगा, कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इससे आप लोग अपनी जो बेसिकली एक अच्छी प्रोडक्टिविटी बना सकते हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है। और बाकी मॉर्निंग में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।